नमस्कार, मैं रविपाल। आपने पिछले वीडियो में देखा कि सेवा के बारे में किस प्रकार से आपको बताया गया। उसके बाद शक्तिवर्धन के बारे में आपको क्या बताया गया। जो ये वीडियो है ट्रेनिंग का, ये वीडियो है ये सुधार के बारे में वीडियो है। मैं फिर से आपको बता दूं, जो कंपनी है 3 चीज़ों पे काम करती है। पहला सेवा के क्षेत्र में, दूसरा शक्तिवर्धन के क्षेत्र में, तीसरा सुधार के क्षेत्र में। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। पहले आप सेवा का वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद शक्तिवर्धन का वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही ये वीडियो देखिएगा। सुधार से हमारा अभिप्राय उन व्यवस्थागत कमियों से है जिनके कारण जनता अपने संवैधानिक अधिकारों एवं लोकतंत्र की खूबियों का पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। अतः यह एक गैर राजनीतिक कंपनी है। यह कंपनी जनता की आवाज़, सुझावों, शिकायतों एवं मांगों को लोकतांत्रिक तरीके से सरकार को अवगत कराएगी। आपकी कोई ज़मीन है या फिर आप थाने में जाते हैं या फिर आप वकील के पास जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। राजीव दीक्षित यूथ विंग से आपके ऐसे मुद्दे जो संवैधानिक मुद्दे हैं उनको सरकार को अवगत कराएगी और आपका पूरा मदद करेगी अगर वो संवैधानिक हैं। तो वर्तमान में कंपनी निम्नलिखित बिंदुओं पर अपने सुझाव को जानना चाहेगी। जो स्टाफ है, काम करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। पॉलिटिकल प्यूरिफिकेशन मिशन। पॉलिटिकल प्यूरिफिकेशन मिशन का मतलब क्या है? पॉलिटिकल मतलब होता है राजनीतिक या राजनीति, हम कुछ भी समझ सकते हैं। प्यूरिफिकेशन का मतलब शुद्धिकरण, प्रोग्राम का मतलब प्रोग्राम। तो इसका पहला स्टेप है इक्वालिटी इन नेशनलिटी। सभी जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना तथा सरकारी अस्पतालों में इलाज कराना अनिवार्य किया जाए। तो एक जो नेता है उसको सारी चीज़ें सरकारी मिलती हैं, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो फ्लाइट का टिकट हो, चाहे वो ट्रेन का टिकट हो, लेकिन वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहता है? अपने बच्चों को इंडिया से बाहर भेज देगा या फिर अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ाएगा, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाना चाहता? सारी चीज़ें तो वो सरकारी ले रहा है ना। एक सरकारी स्कूल की देख रेख एक नेता या उस एरिया का सांसद, विधायक या मंत्री या प्रधानमंत्री करते हैं, जो सरकारी स्कूल होता है। लेकिन कॉन्वेंट का एक अलग स्ट्रक्चर है। तो सरकारी स्कूल का जो देख रेख नेता करता है, फिर वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाता है? आप उसको भी पता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या है? अगर वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ा रहा है तो इसका मतलब है कि जो सरकारी स्कूल उसके अंडर में है तो उसमें या तो शिक्षा खराब है या तो टीचर नहीं है। तो इसीलिए कंपनी का पहला उद्देश्य है कि सरकारी जितने भी अफसर हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो IAS हो, चाहे वो विधायक मंत्री हो, तो सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना अनिवार्य किया जाए। ये इस कंपनी की मांग है। ये कंपनी डोर टू डोर जाएगी भी, लोगों को बताएगी भी। अगर ये सही कर रही है तो लोग साथ में आएंगे, अगर ये सही नहीं कर रही तो लोग कुछ बोलेगा। दूसरी चीज़ पर हम आ जाते हैं। अभी मैंने MLA की बात की। आप जो इस वीडियो ट्रेनिंग को देख रहे हैं, आप कुछ ना कुछ तो पढ़े होंगे। एक हम सरकारी स्कूल को लेकर के चलते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर की कितनी सैलरी है मैं इसके बारे में नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन जो सरकारी स्कूल का टीचर है, कभी आप उनसे पूछिएगा, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। अगर वो मेल है तो आप पूछेगा, सर ये बताइएगा कि जो आपके बच्चे हैं, आपका जो बच्चा है, जहाँ मैं पढ़ता हूँ वहाँ पर आपका बच्चा क्यों नहीं पढ़ता है? तो इसका जवाब नहीं होगा उसके पास। तो इसका मतलब ये साफ निकलता है कि जिस स्कूल में टीचर आपको ट्रेनिंग दे रहा है, पढ़ा रहा है, या तो वो ट्रेनिंग अच्छी नहीं है या तो वो ट्रेनिंग दे रहा है वो आपके लिए कामयाब नहीं हो सकती है। इसीलिए वो अपने बच्चे को किसी और कॉन्वेंट में, DPS में या फिर अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाता है। पहला स्ट्रक्चर मैंने एजुकेशन का बताया। दूसरा, कंपनी चाहती है कि जितने भी MLA, मंत्री, मिनिस्टर हैं, सबका इलाज सरकारी अस्पतालों में अनिवार्य किया जाए। एक दिन अगर आपको भी पता होगा कि एक दिन अगर कोई मंत्री या मंत्री का लड़का भी सरकारी अस्पताल में चला गया तो ना तो उसमें डॉक्टर की कमी होगी, ना तो उसमें बेड्स की कमी होगी। आपने देखा होगा कि पिछले साल गोरखपुर में कितने बच्चों की डेथ हुई, ऑक्सीजन नहीं मिला। उसके बाद आपने मुजफ्फरपुर का भी उदाहरण देखा होगा। उसके बाद आपने राजस्थान में जो बच्चे मरे उसके बारे में भी आपने देखा होगा। आप इनके बारे में रिसर्च करिएगा
तब आपको पूरी जानकारी तब आपको पूरे अच्छे से पता चल पाएगा कि ये कंपनी क्यों करना चाहती है। जो अभी ट्रेनिंग का वीडियो चल रहा है कि सुधार के क्षेत्र में सुधार क्या क्या ये कंपनी करना चाहती है, कंपनी कैसे करेगी, आपके द्वारा करेगी। मैं आपको सारी पॉलिसी अभी इसी वीडियो में बता दूंगा कि किस प्रकार से ये सुधार के क्षेत्र में आगे काम कर सकती है। इसके बाद अगला स्टेप है राइट टू इजेक्ट, राइट टू इलेक्ट। आपने सुना होगा राइट टू इलेक्ट का मतलब होता है कि चुनना किसी को, रिजेक्ट का मतलब होता है रिजेक्ट कर देना। ये ईवीएम है। आपके इस तरफ जो हमारे कैंडिडेट होते हैं उनका नाम होता है, उसके उस तरफ उनका सिंबल होता है जो चुनाव लड़ रही है, और नीचे आपको नोटा मिलेगा। अब आप करते ये हैं कि आपको जो भी अच्छा लगता है आप उसको बटन दबा देते हैं, यानी कि आप इलेक्ट कर लेते हैं। मान लिया जाए कि 10 कैंडिडेट इस तरफ है, 10 कैंडिडेट उस तरफ है, आप चुनेंगे तो एक ही को। क्यों चुनेंगे एक को? ये लगेगा कि नहीं ये अच्छा और ये 9 खराब हैं। तो कंपनी ये चाहती है कि जो ईवीएम है इसमें एक नहीं 2 वोट डालने का अधिकार हो। आपने मान लिया जाए कि एक अच्छे इंसान को चुन लिया, अब आपको रिजेक्ट भी तो करना है ना। अब इस तरफ का आपने बटन दबाया तो वो जीत गया, अगर आप उस तरफ का जो बटन दबाएंगे तो उसको हराएंगे, किसी को जिताना और किसी को हराना। अगर इस तरफ का जो जीतता है तो उसको इलेक्ट कर लेते हैं, अगर उस तरफ का सबसे ज़्यादा जिसको वोट मिलते हैं तो उसको आजीवन चुनाव लड़ने से बाहर कर दिया जाए। कि ईवीएम देखा है आपने, देखा होगा, आप वोट डालने जाते, अगर नहीं डालने जाते तो आप आगे डालेंगे। एक तरफ कैंडिडेट्स का नाम होता है, दूसरे तरफ उनका सिंबल होता है और नीचे नोटा होता है। तो आप चुनेंगे तो एक ही लोग को, आपको जो अच्छा लगेगा, दूसरे को तो नहीं चुन सकते हैं। लेकिन इसमें एक बटन और लगे ताकि जिसको आप नहीं चुनना चाहते तो उसका भी आप बटन दबा सकें। इस प्रकार से हमारे देश में हर साल हर महीने चुनाव होते ही रहते हैं। तो प्रतिवर्ष हजारों लोग, अगर आपने ये प्रक्रिया अपना ली तो प्रतिवर्ष हजारों लोग, हजारों जो क्रिमिनल हैं वो दूर जा सकते हैं। इलेक्ट करने वाला जीतेगा, रिजेक्ट करने वाले को चुनाव प्रक्रिया से हमेशा बाहर कर देना चाहिए। ये कंपनी का स्ट्रक्चर है। इसमें जो तीसरा पॉइंट है अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जनप्रतिनिधियों को जनता के प्रति पूर्ण जवाबदेह होना चाहिए। और इसके बाद क्या है, जनता की औसत आमदनी एवं उसका विकास दर से समानुपाती ही जनप्रतिनिधियों के वेतन एवं वेतन वृद्धि होनी चाहिए। कंपनी चाहती है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि अगर चुनाव में आता है, अपना वादा पूरा नहीं कर पाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई कैसे होगी? जब कंपनी के साथ आप जुड़ेंगे, कंपनी काम करेगी तो कंपनी का जो स्ट्रक्चर बड़ा होगा और जो लोग इस प्रकार से वादा खिलाफी करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेगी। इसके साथ साथ क्या करेगी ये कंपनी, जो आपको भी पता है कि एक एमएलए को क्या बोलते हैं, जब आपके घर में आता है तो आपसे हाथ जोड़ता है। हाथ क्यों जोड़ता है? कि वो अपने आप को सेवक बोलता है। और इस लोकतंत्र में आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, आप मालिक हैं और जो नेता लोग हैं वो सेवक हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, किसी लोकतंत्र की किताब में या संविधान आप पूरा पढ़िएगा, कहीं ये नहीं लिखा होगा कि मालिक की सैलरी नौकर से ज़्यादा होगी। लोकतंत्र में मालिक कौन है? जनता। और नौकर कौन है? नेता। किसी भी किताब में ये लिखा हो कि मालिक से ज़्यादा नौकर की सैलरी होगी, लेकिन फिर भी एक एमएलए, एक मंत्री, एक मिनिस्टर की 2.5 लाख 4 लाख सैलरी क्यों? कौन पूछेगा? आज दिन तक जितने भी कंपनियां खुली हैं, जितने भी संगठन खुले हुए हैं, जितने भी एनजीओस खुले हुए हैं, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप इतना पैसा क्यों लेते हैं। अब सैलरी किस प्रकार से होनी चाहिए, ये भी आपका सवाल होगा कि सर सैलरी कितनी हो। तो सैलरी कैसे होनी चाहिए? मान लिया जाए कि भारत देश की जो जीडीपी 6% है और एक आम इंसान की बेसिक सैलरी 6800 रुपये है, तो जितना जीडीपी ग्रोथ होगा उतने का मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा बेसिक सैलरी से। जितना सैलरी बनता है आप उतना नेताओं को दीजिएगा। लेकिन 4 लाख रुपए इतना खर्च क्यों? अगर आप रिसर्च करेंगे इस चीज़ पर, अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक एमएलए पर करोड़ों रुपए एक साल में बर्बाद होते हैं। कहाँ से पैसे आते हैं? पैसे आपके टैक्स से, आम इंसान के टैक्स से जाता है, वो नेताओं पे खर्च होता है। क्यों खर्च होना चाहिए? आज दिन तक किसी कंपनी ने तो नहीं बोला, ना किसी संगठन ने बोला। इस देश में लाखों कंपनियां चल रही हैं, किसी कंपनी ने गरीबों की मदद करने की कोशिश नहीं की। कभी किसी ने गरीब
बच्चों को शिक्षा देने की बात नहीं की। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि नेताओं की इतनी सैलरी क्यों। राजीव दीक्षित यूथ विंग्स एक पहली कंपनी है जो ना तो कुछ बेचेगी ना कुछ खरीदेगी। जो आपकी आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचाएगी। अगर आपके पास खाना नहीं है, खाना भी देगी, जिस प्रकार से आपने पहले वीडियो में भी देखा। मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि अगर आप पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं कि कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है, कंपनी का मिशन क्या है, तो आप सेवा का पहले वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप शक्तिवर्धन का वीडियो देखिएगा, उसके बाद आप सुधार का वीडियो देखिएगा। तभी आप और वो जो भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस प्रकार से कंपनी काम करती है। मैं रवि पाल आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।